आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे अक्षांश। नोट कर लें, जी हेडिंग डाल लो, अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। अब उसके अंतर्गत अगर अक्षांश की बात करें अपन, ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्षांश। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड इंग्लिश में लेटीट्यूड कहा जाता है। तो अक्षांश में लिखें, अब नोट करें, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसीलिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, नोट कर लो, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, उत्तर या दक्षिण में, नोट कर लें, उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर, एक यामोत्तर ऐसे लिखना है, एक यामयोत्तर, ऐसे एक यामोत्तर में, नोट कर लो, एक यामोत्तर में किसी भी बिंदु को, एक यामोत्तर में किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु को लिख चुके, यामोत्तर में किसी भी बिंदु को, बिंदु को पृथ्वी द्वारा, नोट कर लो, पृथ्वी द्वारा मापी गई, पृथ्वी द्वारा मापी गई, पृथ्वी द्वारा मापी गई कोणीय दूरी, मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, ऐसे नोट कर लो। ठीक, तो अभी तक अपन जो दो क्लास में पढ़ के आए, उसके बाद जो तीसरी क्लास है अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांश क्या है, इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं। उसके बाद विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, बात एक ही है। अगर कह दें कि विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, या तो उत्तर से या फिर दक्षिण से एक ही यामोत्तर, यामोत्तर होता है एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक यामोत्तर में किसी भी बिंदु को पृथ्वी द्वारा मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं या अक्षांश कहलाती है वो दूरी। ठीक, इसमें और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जो इंपोर्टेंट पॉइंट है लिखें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, नोट कर लो, अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में पूछा जाए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, कितने डिग्री को कहा जाता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो 0 डिग्री का जो कोण होगा उसको क्या कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसमें और इंपोर्टेंट अगला अगला पॉइंट लिखें, अक्षांशों की संख्या यदि पूछी जाए तो नोट कर लो, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या 181 है, अक्षांशों की संख्या 181 है, ये नोट कर लो। अक्षांशों की अगर संख्या पूछी जाए तो 181 है। ठीक, अगले पॉइंट में लिखो, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को, भूमध्य रेखा की, अब या तो हम भूमध्य रेखा की बात करें तब भी आपको समझना है कि विषुवत रेखा की बात हो रही। ठीक, तो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को या विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को, नोट कर लो, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध तथा
दक्षिणी भाग को, अब तो समझ गए होगे, दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है, ये नोट कर लो। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, कितने डिग्री को कहते हैं, तो 0 डिग्री को कहते हैं। फिर अगर आ जाए कि पृथ्वी में अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। अगर आ जाए क्वेश्चन भूमध्य रेखा की उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। हटा दें। ठीक, आगे देखो, नोट करें आगे, उत्तरी गोलार्ध, नोट करें, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में 23.5 डिग्री, देख चुके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आ जाए कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में लिख लो, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, अब 23 के बाद यदि आ जाए कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री को तो कर्क रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को तो आर्कटिक रेखा कहते हैं। नोट कर लो, आर्कटिक रेखा कहा जाता है, आर्कटिक रेखा कहा जाता है, ऐसे नोट कर ले। ठीक है, इसी को अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं, या करके जे भी लिख लो, इसी को अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा भी कहा जाता है, अंटार्कटिक रेखा। ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री की बात करें तो आर्कटिक या अंटार्कटिक, अगर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की बात करें तो कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में लिख लें। अब आ गए दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएं। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में लिखें, दक्षिणी गोलार्ध में नोट कर लो, नोट करें, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश को, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश को, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश को, ठीक है, उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कुछ अंश अगर आ जाए कि कुछ अंश, ऐसे लिख लेना, कुछ अंश दक्षिणी अक्षांश का भी होता है, दक्षिणी अक्षांश का भी होता है, ऐसे लिख लो, अक्षांश का भी होता है, होता है, ऐसे नोट कर दो, दक्षिणी अक्षांश का भी होता है, नोट कर। ठीक, आगे देखें, अगर 66.5 डिग्री की बात करें, 66.5 डिग्री की बात करें तो इसमें भी अब क्या कहेंगे इसको, फिर अंटार्कटिका आर्कटिक रेखा कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में भी। ठीक, तो आगे जे नहीं लिखना है, फिर आगे देखेंगे। ठीक, लिखें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच को जे क्या कहते हैं, दो अक्षांश रेखाओं, जे इंपोर्टेंट है, दो अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, के बीच के भाग को, बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो नोट कर लें, कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो कटिबंध कहा जाता है। तो जी अपन अक्षांश आज पढ़ चुके, उसके बाद देशांतर, हेडिंग लिखे अब देशांतर, हटा दे इसको, देशांतर नोट कर लो, देशांतर, ये भी इंपोर्टेंट है देशांतर। ठीक, देशांतर को क्या कहते हैं, तो लिख लो, लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, लॉन्गिट्यूड,
लॉन्गिट्यूड कहा जाता है इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक, अब इसके भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है तो वो लिख लें। लिखें, किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। ऐसे नोट कर लो इसकी परिभाषा। स्थान के किसी स्थान की कोणीय दूरी को किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। देशांतर कहा जाता है, नोट कर लो, देशांतर कहा जाता है ऐसे। ठीक, और ये भी लिख लो, अर्थात ऐसे लिख लेना, अर्थात दूरी पूरब से पश्चिम, अर्थात दूरी पूरब से पश्चिम 0 डिग्री का कोण बनाती हो। 0 डिग्री का कोण बनाती हो, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में आ जाए कि कोणीय दूरी, तो कहते हैं किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है, लेकिन वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो पूरब से पश्चिम 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, ऐसे। फिर लिखें, एक ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, और कोष्टक में लिख लेना अर्थात, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा, ऐसे 0 डिग्री रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, यह किस देश में स्थित है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि यह है किस देश में स्थित है, तो लिख लें, यह है लंदन के ग्रीनविच में स्थित है। यह लंदन के, सबने पढ़ा होगा जी, यह लंदन के ग्रीनविच में स्थित है। लंदन की शहर है, ग्रीनविच में स्थित है, नोट कर लो, ग्रीनविच में स्थित है, ऐसे नोट कर। ठीक, पेपर में कई बार प्रधान यामोत्तर रेखा ना आके सीधे आता है कि ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा किस देश में स्थित है। ठीक है, या फिर आएगा 0 डिग्री लाइन या 0 डिग्री रेखा किस देश में स्थित है, तो लंदन में स्थित है। ठीक है, जिसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं। ठीक, ग्रीनविच टाइम लिख लें आगे। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, नोट करें, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, मध्य मतलब बीच की दूरी, मध्य की दूरी पेपर में आएगा भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? भूमध्य रेखा या फिर आ जाएगा विषुवत रेखा पर कितनी होती है? रेखा पर कितनी होती है, बताओ, मोस्टली क्वेश्चन है, कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक, तो लिख लें 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर होती है, किलोमीटर होती है। ठीक, कई बार तुम्हें एग्जाम में ऑप्शन में सिर्फ 111 भी मिल सकता है, समझ गए, पॉइंट वाला नहीं लेगा उसमें, तो तुम 111 लगा के आना, या करके ऐसे भी लिख लो, या 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है। हम दोनों प्रकार से बता रहे, इसीलिए कोई भी आ जाए एग्जाम में। ठीक है, कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है, ऐसे। ठीक है, लिखिए आगे। और ध्रुवों पर अगर आ जाए भूमध्य रेखा या फिर आ जाए ध्रुवों पर, देखो भूमध्य रेखा कैसी होती है, जैसे अगर हम ऐसे इधर हम पृथ्वी बना दें, समझना अच्छे से, ये पृथ्वी है, ये है पृथ्वी, समझना। अब पृथ्वी के जो मध्य से ऐसे ऐसे जाएगी, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य। भू मीन्स पृथ्वी और मध्य मीन्स मध्य यानी बीच में, जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अपन इसको ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर किसी ने चित्र में ऐसी भी डली होगी। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इसके जो ध्रुव होते हैं ना जी, इधर पे कोई ध्रुव आ गए, इधर पे कोई ध्रुव, इधर पे जो 23.5 डिग्री झुकी, 66.5 डिग्री झुकी, तो उन ध्रुवों पर कितना कोण होता है, ये पूछ रहे।
भाई दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर तो 111 किलोमीटर होती, या फिर अगर एग्जैक्ट बात करें तो 111.32 किलोमीटर होती। अगर आ जाए कि ध्रुवों पर यह दूरी कितनी होती है, नोट कर लो। ध्रुवों पर यह दूरी, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर ऐसा नहीं लिखना, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी, दो दो से इनके बीच की दूरी, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी तो लिख लें 0 किलोमीटर होती है, 0 किलोमीटर होती है। क्योंकि ध्रुवों पर ये जो देशांतर रेखा है एकदम से जाके रुक जाती हैं, ठीक? तो उनकी कितनी बीच की दूरी होती है? 0 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस नहीं होती, 0 किलोमीटर होती है जी। ठीक, आगे देखें। फिर अगला पॉइंट है सभी देशांतर रेखाओं को, नोट कर लें, सभी देशांतर रेखाओं को, सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है, महान वृत्त ऐसे लिख लें, कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है, ये पॉइंट है एक, महान वृत्त कहा जाता है। और अगर आ जाए फिर एक और इंपॉर्टेंट है, दो देशांतर रेखाओं, नोट करें, दो देशांतर, ऐसे नोट कर लो, दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? के बीच के भाग को, के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो नोट कर लो, तो गौर कहा जाता है दोस्त, गौर कहा जाता है, ऐसे, ठीक। अगर दो देशांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो महान वृत्त भी कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो गौर कहा जाता है, ऐसे लिख लो, तो गौर कहा जाता है। ठीक है। फिर और इंपोर्टेंट पॉइंट है, 1 डिग्री, ऐसे लिखें, 1 डिग्री देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा, ऐसे लिख, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी को, रेखा की दूरी को, दूरी को तय करने में, दूरी को तय करने में, तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, जल्दी बताओ, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, बताओ। तो लिख लें 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ये है, ठीक। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो गौर कहा जाता है। अगर आ जाए 1 डिग्री देशांतर रेखा की जो दूरी होती है उसको अगर पृथ्वी द्वारा तय किया जाए तो कितना समय लेगी? तो 4 मिनट का समय, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर रेखा घूम जाएगी पृथ्वी, ये है, ठीक। चलो आगे देखो। अगर आ जाए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री होती है या किसको कहा जाता है, ऐसे लिख लो, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जे इंपोर्टेंट है, जे भी इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है या किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आप पेपर में कैसे आएंगे सुन लें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री को कहा जाता है, 66.5 डिग्री को कहा जाता है, या फिर 180 डिग्री को कहा जाता है, या फिर 0 डिग्री को कहा जाता है। तो नोट कर लो, आंसर है 180 डिग्री जो रेखा होती है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, ठीक। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात आ रही तो इसके बारे में लिख लो, यह रेखा, यह रेखा आर्कटिक सागर, यह रेखा लिख लेना अच्छे से,
यह रेखा, इसमें पॉइंट है, यह रेखा क्या लिखवा है हमने, आर्कटिक, आर्कटिक सागर, और एक और तुमने सुना होगा चुकी सागर, नहीं सुना तो लिख लें, आर्कटिक सागर कॉमा चुकी सागर कॉमा बेरिंग, बेरिंग जल डमरू मध्य, सुना, बेरिंग जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, जिसको बेरिंग स्ट्रेट भी बोलते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य लिख चुके, तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तथा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती, से होकर गुजरती है। ये पूछे जाएंगे, ये दो क्वेश्चन इसमें मोस्ट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि, तिथि रेखा 180 डिग्री, यह रेखा आर्कटिक सागर और चुकी सागर और बेरिंग जल डमरू मध्य से होते हुए प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक, हटा दें, आगे देखो, ये इंपोर्टेंट थे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा के, फिर क्या बोला हमने, पूरब और पश्चिम में, पूरब और पश्चिम में कितने दिन का अंतर होता है, पूरब और पश्चिम में कितने दिन का अंतर होता है, तो नोट कर लो, एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है, एक दिन का अंतर होता है, पेपर में आएंगे उधर, एक दिन का अंतर होता है, नोट कर ले, ऐसे एक दिन का अंतर होता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब और पश्चिम में कितने दिन का अंतर होता है, अगर पूरब से पश्चिम जा रही, पश्चिम से पूरब आ रही, तब भी एक दिन का अंतर, जैसे आज मंगलवार है तो उधर जाके बुधवार, ठीक है, ऐसे एक दिन का अंतर होता है। आगे देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, अब तिथि रेखा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे हम बता चुके, अब अगर आ जाए कि पृथ्वी जो अपनी संपूर्ण पृथ्वी है उसको कितने कटिबंधों में बांटा गया है, कटिबंध होते छोटे छोटे जो खंड होते ना, कि यहाँ जे विषुवत का प्रदेश है, ठीक है, विषुवत रेखा वाला, भूमध्य रेखा वाला है, जे आर्कटिक वाला है, जे 0 डिग्री अक्षांश वाला है, जे 23.5 डिग्री वाला, तो कितने कटिबंधों में, नोट कर लो, तो संपूर्ण पृथ्वी को, मतलब पूरी पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है, 24 कटिबंधों में, जिसको समय जोन भी कह सकते हैं, ठीक है, हर पहर में अलग अलग, ठीक है, पहर जो चलती, 24 कटिबंधों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक, ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए कि मानक समय क्या कहलाता है, मानक समय पढ़ा ना, ये भी अगर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं ज्यादा, जैसे आरओ वाले एग्जाम दें या कोई भी बड़ा एग्जाम दें तो वो पूछेंगे मानक समय क्या है जी, मानक समय। ठीक, मानक समय क्या है, तो नोट कर लो, किसी विशेष स्थान का वह समय, किसी विशेष स्थान का वह समय, किसी विशेष स्थान का वह समय, विशेष स्थान का वह समय, वह समय जो संपूर्ण, जो संपूर्ण, जो संपूर्ण देश द्वारा माना जाता है, जो संपूर्ण देश द्वारा माना जाता है कि हमारा यही समय जोन है, माना जाता है, ऐसे लिख चुके। हाँ, अब नोट में लिख लो जी, नोट बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानक समय समझ चुके हैं, मानक समय अपन को पढ़ना है, कहाँ का मानक समय कितना है, फिर अपने इधर का कितने कितना है, ठीक है, हाँ वही मतलब। तो मानक समय क्या है, किसी विशेष स्थान का वह समय जो संपूर्ण देश द्वारा
माना जाता है, मतलब अपने देश में जो भी माना जाएगा वो यहाँ भी, जैसे तमिलनाडु में इधर अभी मान लो कि 10:30 या मान लो 11:30 का टाइम हो रहा, ठीक है, तो उधर तमिलनाडु में भी वही टाइम, ठीक है, सिक्किम में भी वही टाइम माना जाएगा ऐसे, ठीक है। तो नोट में लिख लें, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार, कुछ देशों में, ऐसे लिख लो, कुछ देशों में अत्यधिक या ज्यादा, मतलब कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार, अत्यधिक देशांतरीय विस्तार, विस्तार होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण, लिख चुके, होने के कारण एक से अधिक मानक समय, एक से अधिक, होने के कारण एक से अधिक, एक से अधिक मानक समय होते हैं, एक से अधिक मानक समय होते हैं। जहां पे अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होता है तो वहां पर एक से अधिक मानक समय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे लिखने अमेरिका यूएसए में कितने हैं, तो 6। जैसे एग्जाम्पल में लिख लें, जैसे अमेरिका यानी यूएसए की बात करें तो यहाँ पर कितने मानक समय है, तो 6 मानक समय। अगर रूस की बात कर लें, ये पूछे जाएंगे पेपर में, रूस में कितने हैं, तो नोट कर लो 11 मानक समय है। कितने हैं, तो 11 मानक समय है, ऐसे लिख लो। ठीक, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में कितने दिन का समय होता है, 1 दिन का अंतर होता है, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, तो 24 कटिबंधों में। मानक समय क्या है, तो किसी विशेष स्थान का वह समय जो संपूर्ण देश द्वारा माना जाता है या स्वीकार किया जाता है। फिर नोट में, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण एक से अधिक मानक समय होते हैं। जैसे यूएसए में 6, ठीक है, रूस में 11, ये पूछे जाएंगे। ठीक, आगे देखो, भारत का मानक समय जो है वो कहां से लिया गया, ये इंपोर्टेंट है। भारत का मानक समय पूछा जाता है, भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर, ऐसे लिख लो, पूर्वी यामोत्तर। जो इसके बारे में भी लिख लो, जो उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है, ऐसे, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है, ठीक है। और कुछ पुस्तकों में तुम्हें ये भी मिलेगा कि इलाहाबाद के निकट, ये भी लिख लो, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया है। किसने किसने पढ़ा, निकट मिर्जापुर से लिया गया है। निकट में एक जिला है मिर्जापुर, मिर्जापुर से लिया गया है, ऐसे लिया गया है। अब जब उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो जल्दी से बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, नोट करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, दृष्टि से भारत का, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो नोट कर लो, राजस्थान है। वो कौन है, राजस्थान। और राजस्थान के बाद नंबर 2 में जल्दी बताओ, राजस्थान के बाद कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के बाद नंबर 3 में महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश। नोट कर लो जी, जीके में आएंगे, उत्तर प्रदेश। और 5 नंबर में कौन सा है, आंध्र प्रदेश। नोट कर लो, आंध्र प्रदेश, ऐसे, ठीक। अब क्षेत्रफल की बात आ चुकी, तो अब जनसंख्या के बारे में बताओ। जनसंख्या में सबसे बड़ा यही याद कर लो, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, बस इसी बस को याद कर लो, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद की बात आ गई, तो अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला, हाँ सबसे बड़ा जिला, अब किससे कैसे है ये सबसे बड़ा जिला? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या, हाँ जनसंख्या की दृष्टि से नोट कर लो, तो ये है इलाहाबाद, इलाहाबाद, ऐसे नोट कर। नोट कर चुके ना? ठीक। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री अगर आएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर होता है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है, या फिर कुछ पुस्तकों में तुम्हें ये भी मिलेगा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया, दोनों पॉइंट लिखवा चुके। क्षेत्रफल, आप देखो उत्तर प्रदेश की बात आ रही, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये भी अपन को मालूम होना चाहिए, जीके है, तो वो क्या है? राजस्थान होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का। उसके बाद अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के आधे क्षेत्रफल में वन, आधे क्षेत्रफल में क्या लगा है? वन लगा है, और आधे में उसमें जनजाति रहती है, ठीक। और तो उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर यूपी। अगर आ जाए के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, ये भी पूछ सकते, ठीक है। और 5वें नंबर में है आंध्र प्रदेश, ठीक। फिर अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है भारत देश में, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इलाहाबाद। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कह दें, तो जहां अपन बैठे हैं, ठीक, सबसे छोटा जिला कौन सा है? महोबा है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन है। तो आगे देखें। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मानक समय, नोट करें, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? समय, ग्रीनविच टाइम कहते हैं, ग्रीनविच समय से कितना आगे है? समय से कितना आगे है? कितना आगे है? कितना आगे है? जल्दी बताओ। तो लिखें 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट आगे है, जी है, जी बहुत पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। और ये बता ही चुके ग्रीनविच समय कहां से लिया गया है? लंदन से लिया गया है। पूरे विश्व का ग्रीनविच टाइम कहां से लिया गया? लंदन से, अभी लिखवाया था, ठीक। तो ऐसे याद रखिए उसको। ठीक, तो रिवाइज कर लो जो आज पढ़ाए थे, उसके बाद देखें, ठीक। बाकी नेक्स्ट सेशन में आगे पढ़ें, ठीक। तो पहले देखें अक्षांश, अक्षांश को क्या कहते हैं? लेटीट्यूड कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट लिखवाया था विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है, मापी गई या कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहा जाता है। फिर हमने लिखवाया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद लिखा है अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो 181 होती है। उसके बाद फिर लिखवाया है उत्तरी गोलार्ध में यही लिखवाया ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री लिख चुके, हाँ, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी लिखवाया। फिर हमने लिखवाया विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के मध्य, ठीक है, कितनी दूरी होती है? जी बताओ, बताया था नहीं बताया? बोलो जी, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के बीच कितनी होती है? बोलो, कितनी होती है? 111.32, या फिर लगभग में लिखवा 111 किलोमीटर होती है, जी लगा के आना, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखवाया? दिखाए रखो, इसी से रिवाइज कर। फिर लिखवाया है दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक, जो लिखवा है वो सुन लो, बाकी अब तुम लोग लेट आए तो ठीक है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। फिर उसके बाद लिखवाया था हमने कि देशांतर, तो अब देशांतर के बारे में किसी स्थान, ठीक है, किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, देशांतर कहा जाता है। ठीक है, अर्थात पूरब से पश्चिम की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए देशांतर में? 0 डिग्री अंश का कोण बनाती हुई होनी चाहिए, ये है। ठीक, फिर उसमें लिखवाया था प्रधान यामोत्तर रेखा किसको कहते हैं? तो 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, मुख्य रेखा। ठीक है, जिसको अपन ग्रीनविच टाइम या ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और ग्रीनविच जो टाइम लिया गया है संपूर्ण विश्व का, वो कहां से लिया गया? लंदन से लिया गया है। अगर अब ये पूछा जाए उसमें कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, जे तो 111 किलोमीटर। ठीक, जे ही पूछ रहे थे हम। और ध्रुवों पर कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर। देखो, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, या एग्जैक्ट पूछी जाए तो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है, ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। फिर लिखवाया है सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है, मतलब बड़ा वृत्त। ये जो देशांतर रेखा है ना, घूम के ऐसे गोल बनाती है राउंड पृथ्वी को, तो उसको महावृत्त कहते हैं। और वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, तो महान वृत्त कहा जाता है। फिर है दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्या कहते हैं? तो गौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर। ठीक है, तो गौर भी कहा जाता है। फिर है 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? अगर अपन 1 डिग्री देशांतर की बात करें भैया, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? जी, छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते पेपर में, तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ये बहुत पूछे जाती। फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री होती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री रेखा को ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह रेखा कहां से गुजरती है? तो ये भी सुन लें। यह रेखा आर्कटिक सागर का नाम सुना होगा, आर्कटिक प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का नाम सुना? तो आर्कटिक महासागर और चुकी सागर और बेरिंग जलडमरू मध्य से होते हुए प्रशांत महासागर से गुजर जाती है ये रेखा। ठीक, ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे सीधे गुजर जाती। फिर आगे है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब और पश्चिम में कितने दिन का अंतर होता है? अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घूमेगी वो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर वो ऐसे घूम जाएगी तो आज सोमवार है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो 1 दिन का अंतर होता है, समझ गए? 1 दिन का अंतर होता है। फिर संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 24 कटिबंधों, या समय जोन भी कह सकते हैं। 24 घंटे होते ना पृथ्वी में, अभी 12 फिर रात की 12, तो 24 घंटे यानी 24 कटिबंधों में बांटा गया है। फिर मानक समय क्या है? अगर आ जाए मानक समय, बहुत पड़ा। मानक समय क्या है? तो मानक समय क्या है? किसी विशेष स्थान का वह समय जो संपूर्ण देश द्वारा स्वीकार किया जाता है या मान लिया जाता है। जैसे कि अपन भारत देश में कहते हैं कि इधर भैया 10:30 बज रहे या 11:45 बज रहे, समझ रहे? तो 11:45 अपनी संपूर्ण राज्य जो 28 राज्य हैं सभी जगह 11:45 ही बज रहे होंगे इस समय। ये होता है मानक समय। जैसे लंदन का मानक समय कह दें तो लंदन के मानक समय से भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, तो वहां पर अगर 12 बज रहे तो यहाँ पर कितने? 5:30 बजेंगे शाम के। ठीक, ऐसे होते। फिर आगे देखो, कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार होने के कारण नोट में लिखवाया था। कुछ देश ऐसे हैं जिसमें अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है उसमें अधिक है, तो अक्षांशीय देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण उसके मानक समय भी अलग अलग है। जैसे अपने यहाँ तो 5 घंटे वाला, जैसे यूएसए में है तो 6 मानक समय, कितने? 6 अलग अलग प्रकार के समय। जैसे ब्राजील में कुछ टाइम है, तो अगर और जगह वर्जीनिया की बात करें तो उधर कुछ और टाइम है। ऐसे 6 समय है, समझ गए? और रूस में कितने हैं मानक समय? तो 11, जे रट लो ऐसे। उसके बाद फिर लिखवाया है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री होता है? तो 82.5 डिग्री, सबने पढ़ा होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर होता है। ठीक, फिर जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, यही पढ़ा रहे थे अभी, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है, या कुछ पुस्तकों में मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से लिया गया है। ठीक, फिर उसमें पढ़ाया था कि क्षेत्रफल, अब उत्तर प्रदेश आ गया तो उसमें और जी यूपी जी के भी पढ़ लो कि उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद अगर नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आएंगे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आएगा यूपी, और फिर आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे क्रम से। तो अगर आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर का कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर का कौन सा है? महाराष्ट्र है। चौथे नंबर का यूपी है। 5वें नंबर का आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर तक पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछते, समझ गए? ऐसे। अब उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की बात आ रही, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है इलाहाबाद, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है जहां अपन बैठे हैं भाई, तो महोबा है।
ठीक, ऐसे क्वेश्चन थे आज की जे क्लास में, तो आज खत्म। ठीक, सब लोग याद कर